नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। एमएसपी विवाद का आखिर स्थायी हल क्या है? दैनिक भास्कर। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में भारत की भूमिका पर सवाल, शशि थरूर। आर्थिक अपराधी। दैनिक जागरण। रिश्तों पर कायम संदेह के बादल, हर्ष बी पंत। सुलझाना होगा एमएसपी का सवाल, केसी त्यागी। दोस्ती का हाथ। जनसत्ता। बेटियों का हक। पद पर हावी राजनीति। राष्ट्रीय सहारा। काम के घंटे। हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। एमएसपी विवाद पर आखिर स्थायी हल क्या है? दैनिक भास्कर। किसान नेता डल्लेबाल 46 दिनों से शंभू बॉर्डर पर अनशन पर हैं। उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही है। 27 दिन में 2 किसानों ने आत्महत्या की है। एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग पर सरकार राजी नहीं है। क्या सरकार मानती है कि यह मांग एक क्षेत्र विशेष के किसानों तक ही सीमित है, या प्रकारांतर से यह कि किसानों की स्थिति अच्छी है? लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य को यह देखना चाहिए कि मांग सही है या नहीं, बजाय इसके कि कितने छोटे या बड़े समूह हैं, और सही गलत के हिसाब से हल तलाशना चाहिए। किसानों की हालत दशकों से खराब ना होती तो पिछले 34 वर्षों से हर 35 मिनट में एक किसान आत्महत्या ना कर रहा होता। अगर गेहूं, चावल, चीनी, कपास और प्याज के दाम बढ़े तो सरकार फौरन ही निर्यात रोकती है, फिर जरूरत हुई तो दाम गिराने के लिए आयात करती है। क्या औद्योगिक उत्पादों में भी ऐसी नीति है? सरकारी अर्थशास्त्री कहते हैं कि सरकार कैसे देश के 23 जिन्सों का सारा उत्पादन एमएसपी पर खरीदेगी। इस तर्क में दोष है। गारंटी मिलेगी तो किसान अन्य फसलों की ओर उन्मुख होगा, यानी दलहन और तिलहन के लिए सरकार को आयात नहीं करना होगा। एमएसपी की गारंटी से व्यापारी बाजार नीचे नहीं कर पाएंगे, लिहाजा किसान सरकार की जगह मंडियों में बेचेगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में भारत की भूमिका पर सवाल, शशि थरूर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद। ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा आंदोलन में भारत की अहम भूमिका निभाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि अमेरिका महानता को फिर से बहाल करने की कुंजी संरक्षणवाद, करों में कटौती और नियम कायदों में ढील देने की है। इसका मतलब होगा कि बाहर की दुनिया के लिए अमेरिका की जिम्मेदारियां घटेंगी, सरकार का आकार छोटा होगा और दुनिया भर की प्रतिभाओं का काम पर रखकर व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लोगों का सोचना है कि अमेरिका की महानता गोरों के वर्चस्व में ही निहित है। इन दोनों ही पक्षों के लिए भारत एक मिसाल बन गया है। कई मायने में अमेरिका में रहने वाले भारतीय एक आदर्श अल्पसंख्यक समुदाय है। अमेरिका के 72% भारतीय प्रवासी विश्वविद्यालय स्नातक हैं और ये वहां के सबसे अधिक आय वाले अप्रवासी समूहों में से हैं। भारतवंशियों ने पिछली चौथाई सदी में सिलिकॉन वैली के लगभग 25% स्टार्टअप का नेतृत्व किया है। साथ ही अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और आईबीएम में भी भारतीय शीर्ष पदों पर पहुंचे हैं। भारतीय मूल के 2 डेमोक्रेट्स रो खन्ना और श्री थानेदार के अनुभव भी इससे बेहतर नहीं थे। खन्ना ने कहा कि अमेरिकियों को तो खुशी मनानी चाहिए। कृष्णन जैसे प्रतिभाशाली लोग चीन के बजाय अमेरिका आना चाहते हैं। उन्हें मिले जवाबों में कुछ इस तरह के बयान थे कि अगर वे इतने अच्छे ही हैं तो उन्हें अपने मूल देश को क्यों नहीं सुधारा, या हमें गोरे इमिग्रेट चाहिए, भूरे नहीं। लेकिन नस्लवाद इकलौता कारण नहीं है जिसके चलते ट्रंप समर्थक इमिग्रेशन का विरोध करते हैं। उनमें से कई अमेरिकी नौकरियों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा से डरते हैं, खासकर ऐसे समय में जब एआई भी रोजगार के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसका समाधान यह है कि भारतीय कामगारों का आयात करने के बजाय अमेरिका भारत को अपने इनोवेशन आउटसोर्स करे। यदि अमेरिका निवेशक भारतीय फर्मों में पैसा लगाते हैं तो अमेरिका इमिग्रेशन बढ़ाए बिना भारतीयों के इनोवेशन का लाभ उठा सकेगा, लेकिन इससे भारत को भी लाभ होगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में इंडिया के लिए भी जगह बनानी होगी। आर्थिक अपराधी। दैनिक जागरण। यह स्वागत योग्य तो है कि इंटरपोल की नई व्यवस्था के तहत यह जानने में आसानी होगी कि विदेश भागे आर्थिक अपराधियों ने कहा कितना धन छिपा रखा है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या अवैध तरीके से अर्जित किए गए और विदेश भेजे गए इस काले धन को हासिल करने में भी आसानी होगी। बात तब बनेगी जब इस धन को सरलता से हासिल करने की भी राह खुले और साथ ही संबंधित आर्थिक अपराधियों को देश भी लाया जा सके। आर्थिक अपराधियों की ओर से विदेश में जमा किए गए धन का पता लगाने के लिए इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी करने की जो नई मुहिम शुरू की है उसे भारत भी भागीदार है। यह अच्छा है कि इंटरपोल ने पहला सिल्वर नोटिस जारी कर दिया, लेकिन यह ध्यान रहे कि शराब कारोबारी विजय माल्या और हीरा व्यापारी नीरव मोदी को अब तक भारत नहीं लाया जा सका। यही स्थिति
नीरव मोदी के सहयोगी मेहुल चोकसी की भी है। इनके अलावा भारत से भागे कुछ और आर्थिक अपराधी भी हैं, जिनमें से कुछ के बारे में तो यह अनुमान लगा लिया गया है कि उन्होंने कितना धन विदेश भेजा, लेकिन अन्य के काले कारनामों की तह तक नहीं पहुंचा जा सका है। जिस तरह भारत अपने आर्थिक अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में समर्थन नहीं हो पा रहा है, उसी तरह अन्य देश भी। इसका कारण यह है कि इंटरपोल के हस्तक्षेप के बाद भी अनेक देश अपने यहाँ रह रहे दूसरे देशों के आर्थिक अपराधियों को प्रत्यर्पित करने में आनाकानी करते हैं। दुर्भाग्य से इनमें पश्चिमी देश भी हैं। क्या ये किसी से छिपा है कि विजय माल्या और नीरव मोदी आदि को ब्रिटेन में लाने की सफलता नहीं मिल पा रही है? इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि विश्व के प्रमुख देश आर्थिक अपराध से निपटने की हामी तो भरते रहते हैं, क्योंकि जब ऐसा करने की बारी आती है तो वे अपेक्षित सहयोग देने से इनकार कर देते हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि काला धन जमा करने की दृष्टि से सुरक्षित माने जाने वाले देश भी आर्थिक अपराधियों के प्रति कुल मिलाकर नरम रवैया ही अपनाए हुए हैं। इसी कारण भारत और अन्य देशों का काला धन वापस लाने का अभियान सफल नहीं हो पा रहा है। इसका प्रमाण यह है कि इंटरपोल ही यह कह रहा है कि आर्थिक अपराधियों की ओर से दूसरे देशों में जमा की गई अधिकांश संपत्ति बरामद नहीं की जा सकी है। समस्या यह भी है कि वे उनके साथ साथ आतंकियों को सौंपने के मामले में भी सकारात्मक रवैये का परिचय नहीं देते। रिश्तों पर कायम संदेह के बवाल। हर्षवी पंत लेखक, ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं। जस्टिस ट्रूडो और अधिक उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते थे। फजीयत से बचने के लिए उन्होंने अंततः कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी राजनीति और करियर पिछले कुछ समय से भटकाव का शिकार रहा है। वह जिस दलदल में फंसते जा रहे थे, उससे निकलने की कोई राह भी नहीं दिख रही थी। न केवल उनकी पार्टी बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से द्वारा भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। एक दशक पहले तक वैश्विक मीडिया के दुलारे रहे व्यक्ति की अब अमेरिका में 91 राज्य के गवर्नर के रूप में सार्वजनिक रूप से खिल्ली उड़ाया जाना किसी दिग्गज के पतन की ज्वलंत मिसाल है। ऐसे में उनके इस्तीफे पर कोई हैरानी नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक लिबरल पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती, तब तक वह कार्यभार संभाले रहेंगे। कनाडा के मौजूद संसद का कार्यकाल 24 मार्च तक है। उसके बाद चुनाव होने हैं। ट्रूडो की विदाई के बाद दोनों रिश्तों के संबंध में सुधार की एक हल्की सी उम्मीद जगी है। हल्की सी इसलिए क्योंकि न केवल उनकी पार्टी के अन्य नेता बल्कि विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे भी शायद ही खालिस्तानी चरमपंथियों के विरोध का साहस जुटा पाए। इसका कारण यह भी है कि जैसे तत्वों ने कनाडा के समाज और राजनीति में भी अपनी जड़ें गहराई से जमा ली हैं, इसलिए ट्रूडो के बाद भी जो भी सत्ता की कमान संभालेगा, वह अगर भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना चाहे तो उसके लिए उसे अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। दोनों देशों के संबंधों में एक दशक के दौरान हुए नुकसान की भरपाई आसान नहीं है। सुलझाना होगा एमएसपी का सवाल। केसी त्यागी लेखक, पूर्व सांसद हैं। पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री की उपस्थिति में पीएम किसान सम्मान निधि के बदलाव के साथ किसानों की समस्याओं का समाधान के लिए उनके वार्ता की भी जरूरत जताई। कृषि पर संसदीय मामलों की कमेटी ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी की सिफारिश की है। संसद के पटल पर रखी गई इस प्रपट में पीएम किसान सम्मान राशि को भी 6,000 से 12,000 रुपए करने की भी संतुष्टि है। इसी बीच अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल के गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण सरकारों की चिंता बढ़ रही है। 2020 में मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लाने और इन्हें फिर से खत्म करने के बाद भी किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कृषि उत्पादन, व्यापार एवं वाणिज्य समर्थन एवं सुविधा कानून के अनुसार किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते थे। कोई भी लाइसेंस धारक व्यापारी किसानों से सहमत कीमतों पर उपज खरीद सकता था। कृषि उत्पादकों का यह व्यापार राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मंडी कर से मुक्त किया गया था। किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा कानून किसानों से अनुबंध खेती करने और अपनी उपज का स्वतंत्र रूप से विपणन करने की अनुमति देने के लिए था। इसके तहत फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों द्वारा की जाती थी। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून के तहत असाधारण स्थितियों को छोड़कर व्यापार के लिए खाद्यान्न, दाल, खाद, तेल और प्याज जैसी वस्तुओं के स्टॉक सीमा हटा ली गई थी। हाल में कृषि उत्पादकता में गिरावट, बढ़ती कृषि लागत, अपर्याप्त मार्केटिंग सिस्टम और सिकुड़ते कृषि रोजगार से कृषि आयात में गिरावट
आई है। घटता जलस्तर, बार बार सूखा पड़ना, कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा का पैटर्न, भीषण गर्मी आदि जलवायु आपदाएं भी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं। किसान अपनी आजीविका को बनाए रखने से संबंधित चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इसी आर्थिक असुरक्षा के चलते पंजाब के किसान संगठनों ने स्वामीनाथन फार्मूले के अनुसार सभी फसलों पर एमएसपी के कानूनी अधिकार की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें बाजार की ताकतों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। एमएसपी को महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के लिए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से किसानों को मूल्य में उतार चढ़ाव से बचाना है। यह प्रणाली 5 दशकों से अधिक समय से चल रही है। सरकार की धारणा है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देने से उसे सभी कृषि उपज खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, लेकिन इस संघर्ष में दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, सभी कृषि उपज बाजार में नहीं आती। किसान कुछ उपज को स्वयं के उपभोग, बीज और पशु चारे के लिए बचा कर रखते हैं। दूसरा, सरकारी हस्तक्षेप केवल तभी तक आवश्यक होता है जब किसी वस्तु का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे जाता है। इसलिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी लागू करने पर विचार होना चाहिए। एमएसपी की गारंटी न केवल किसानों की आत्महत्या को रोकने और महंगाई घटाने में सहायक होगी, बल्कि जल संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और राष्ट्रीय संपत्ति को संरक्षित करने में भी मददगार होगी। दोस्ती का हाथ, जनसत्ता। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद भारत के साथ उसके रिश्तों में दूरी आ गई है, मगर अब अफगानिस्तान ने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। वहां के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने मानवीय सहायता के लिए भारत का आभार जताते हुए कहा कि वे अर्थव्यवस्था केंद्रित विदेश नीति के अनुरूप राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने अपील की कि भारतीय व्यापारियों, रोगियों और विद्यार्थियों के लिए वीजा जारी करना शुरू करें। उनकी अपील पर भारत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। दरअसल भारत भी चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ उनके रिश्ते फिर से मजबूत हों, उनके साथ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ें और परियोजना पर काम शुरू हो। मगर चूंकि वहां तालिबान के सत्ता में आने के बाद दुनिया के अनेक देशों ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और तालिबान के सत्ता हथियाने के तरीकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध माना गया, इसलिए भारत ने स्वाभाविक ही उससे दूरी बना ली। हालांकि जरूरत के वक्त भारत उसे मानवीय सहायता प्रदान करता रहा, मगर अफगानी छात्रों के लिए वीजा जारी करने संबंधी फैसले को लेकर काफी समय से मंथन चल रहा है, इसलिए इस पर भारत के लिए विचार करना मुश्किल नहीं है। दरअसल वीजा न मिल पाने के कारण भारत में पढ़ रहे बड़ी संख्या में अफगानी छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। भारत वैसे भी शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को विस्तृत करना चाहता है, साथ ही स्वास्थ्य पर्यटन संबंधी योजनाओं को प्रश्रय देता है। अफगानिस्तान से आने वाले विद्यार्थियों और रोगियों को रोकना उसके लिए फायदेमंद नहीं कहा जा सकता। यह ठीक है कि तालिबान के कई फैसले और नीतियां लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं की जा सकती, मगर फिलहाल वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली के आसार नजर नहीं आ रही। तो इसी बीच कोई सकारात्मक रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जो अफगानी छात्र 2021 से वीजा न मिलने के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे, उनके भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। वे बार बार मांग करते रहे हैं कि उन्हें वीजा जारी किया जाए। अफगानी विदेश मंत्री की अपील पर भारत सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है, जो रणनीतिक रूप से एक अच्छा संकेत है। बेटियों का हक। हालांकि एक सभ्य समाज में बेटे और बेटी के अधिकारों में अंतर का सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन कई वजहों से जड़ जमा चुके पूर्वाग्रहों की वजह से आमतौर पर बेटियों को कई स्तर पर समझौता करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मुख्य वजह पारंपरिक धारणाओं के प्रति ज्यादातर लोगों की सहजता होती है, जिसमें बेटियां अपने हक के प्रति उदासीन रहती हैं या फिर वंचित रह जाती हैं। फिर किन्हीं कारणों के से माता पिता से अलग होने की स्थिति में भी बेटियों की पढ़ाई लिखाई सिर्फ खर्चा पूरा नहीं होने पाने की वजह से बाधित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के बाद इसी मामले पर एक तरह से स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने 26 वर्ष से अलग रह रहे दंपति के मामले में कहा कि बेटियों को अपने अभिभावकों से शिक्षा संबंधी खर्च मांगने का पूरा अधिकार है और जरूरत पड़ने पर माता पिता को कानूनी तौर पर बाध्य किया जा सकता है कि वे बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरी धन दें। बेटी को ये पैसे रखने का अधिकार है, यह रकम उसे अपनी माँ या पिता को लौटाने की जरूरत नहीं है। दरअसल ऐसे मामले अक्सर देखे जाते रहे हैं, जिनमें परिवारों में अगर संपत्ति के बंटवारे की स्थिति आती है तो जितने हिस्से पर बेटों का सहज हक माना जाता है, उतने ही बेटियों
को अलग से प्रयास करना पड़ता है। विडंबना यह है कि अगर किसी परिवार में माता पिता को शिक्षा पर खर्च के मामले में बेटी या बेटे में से किसी एक को ही चुनने का विकल्प हो तो वे आमतौर पर बेटे को ही प्राथमिकता देते हैं। अगर कभी बेटी को उनका हिस्सा दिया जाता है तो उसे समाज में विशेष रूप से दी गई सुविधा से दृष्टि से देखा जा सकता है, जबकि सामाजिक बराबरी के सिद्धांत से लेकर कानूनी स्थिति तक के लिहाज से बेटियों को उनके माता पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा होना चाहिए और इसे लेकर लोगों को सहज रहना चाहिए। खास तौर पर पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अन्य जरूरी खर्च के मामले में माता पिता की आर्थिक सीमा में बेटियों को उनसे अपना खर्चा लेने का अधिकार होना चाहिए। इस लिहाज में देखें तो बेटियों के हक के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। पद पर हावी राजनीति, राष्ट्रीय सहारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें अब बिजनेसमैन, आईएएस व आईपीएस सरीखे अधिकारी भी विश्वविद्यालय के कुलपति बन सकेंगे। इस चयन का अधिकार केवल चांसलर का होगा, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अभी तक शिक्षाविद के तौर पर इस 10 का कार्यकाल आवश्यक था, परंतु अब वे इसके पात्र होंगे जो संबंधित फील्ड के विशेष शोध आयोग, उद्योग व लोक प्रशासक का अनुभव हो, जिसमें 10 साल काम किया हो तथा उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर पहले भी सरकार पर उंगलियां उठती रही हैं। अब जब उद्योगपतियों व ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति के मार्ग प्रशस्त किए जा रहे हैं तो चयन को लेकर और भी संदेह उपज सकते हैं। सत्ता पक्ष के इशारे पर उसके वफादारों पर पद बंटवारे की आशंकाओं से मुक्त नहीं रहा जा सकता। निसंदेह उद्योगपतियों को कुलपति जैसे सम्मानित पद पर सुशोभित करने से आर्थिक लाभ मिलने की गुंजाइश बढ़ सकती है, जैसे कि ब्यूरोक्रेट अपने अनुभवों का बेहतरीन इस्तेमाल कर नए मार्ग इजाद कर सकते हैं। मगर चयन समितियों के गठन पर उठने वाले सवालों को रोकना भी सरकार और यूजीसी की बड़ी जिम्मेदारी होगी। राज्यपाल उन्हीं सिफारिशों पर मोहर लगाता है जो राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित होती हैं। उन्हें अपने उम्मीदवार को कुलपति चुनने पर राज्यपालों की भी राज्य सरकारों से सीधा टकराव की स्थितियां देखने में आती रहती हैं। चूंकि राज्यपाल केंद्र द्विनियुक्त होते हैं, इसलिए वे विश्वविद्यालय के प्रशासन में सीधी दखलंदाजी को आजाद हैं। नए नियमों की अवहेलना करने वाले विश्वविद्यालयों के प्रति यूजीसी का रवैया क्या हो सकता है, क्या आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वहां विवाद की स्थितियों को रोकना नामुमकिन होगा। वे स्पष्ट रूप से इस संघ का एजेंडा मानते हैं, जैसे कि केरल के मुख्यमंत्री ने शुरुआत ही इस मसौदे की आलोचना से की है कि सरकार तथा आयोग को ऐसे सम्मानित पदों का शुद्ध राजनीतिकरण करने की बजाय दरमियान रवैया इख्तियार करने का प्रयास करना होगा। काम के घंटे। हिंदुस्तान। निजी क्षेत्र के एक दिग्गज अधिकारी ने सप्ताह में 90 घंटे काम करने की जो बात कही है उस पर हंगामा होना स्वाभाविक है। L&T के चेयरमैन S.N. सुब्रमण्यम अगर लोगों को सप्ताह में 90 घंटे काम करने के लिए कह रहे हैं तो इन्फोसिस के नारायण मूर्ति प्रतिदिन 14 घंटे और सप्ताह में 6.5 दिन काम करने की वकालत करते रहे हैं। दोनों उद्यमी महाप्रबंधकों के कामकाज की प्रशंसा होनी चाहिए। दोनों ही उद्यमशीलता की मिसाल है, लेकिन शायद ये भूल जा रहे हैं कि सबकी कार्य क्षमता समान नहीं होती है और सबका वेतन भी संतोषजनक नहीं होता। मगर अगर हम अनुमान लगाएं तो औसत भारतीय की मासिक कमाई 20,000 रुपए भी नहीं है। प्रश्न यह है कि इतनी कम औसत कमाई पर 15 घंटे काम करने की मांग कौन कर रहा है। जिस व्यक्ति की तनख्वाह 4 करोड़ रुपए मासिक है वह बहुत शिक्षित प्रशिक्षित भी है और उसे यह अवश्य निर्दिष्ट करना चाहिए कि वह 90 घंटे काम लेने की उम्मीद किससे कर रहा है। जाहिर है सुब्रमण्यम आलोचना के निशाने पर आ गए हैं। यह एक ऐसा विषय है जो पूरी संवेदना के साथ विचार की मांग करता है। श्रम से जुड़े नियम कायदे सर्वोच्च योग्यता को देखकर नहीं बल्कि औसत योग्यता को देखकर ही बनाए जाते हैं। जब उद्योग और सरकारी महकमों में भी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की वाजिब कवायद आगे बढ़ चली है तो काम के घंटों की चर्चा में मानसिक शारीरिक व्यवस्था की चिंता भी अवश्य शामिल होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए निजी क्षेत्र में ऐसे युवाओं की जरूरत पड़ेगी जो दिलो जान से मेहनत और नवाचार करेंगे, जिससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनेंगे। निजी क्षेत्र यह भी उम्मीद करेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र भी अपनी मेहनत लगन से मिसाल गढ़े। बहरहाल सुब्रमण्यम या नारायण मूर्ति जैसे दिग्गजों पर विश्व स्तरीय कलाकार्ट प्रतिस्पर्धा का जो दबाव है उसे भी ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।